नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। है जावेद के साथ। कभी कभार कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिन्हें सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या वाकई तौर पे दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे भी इंसान बनाए हैं जो जाहिर करते हैं कि इंसानियत क्या होती है। अक्सर बेशतर वादी कश्मीर में ये वादी हमारी इस एतबार से काफ़ी मशहूर है कि वादी कश्मीर के लोग जो है उनकी जो छाप पड़ी है पूरे तमाम दुनिया पे कि वादी कश्मीर के लोग जो है जो भी मेहमान आते हैं उनके पास तो हमेशा वादी कश्मीर के लोग अपनी एक छाप डाल के जाते हैं जो उस इंसान के जहन में हमेशा रहती है जब तक वो जिंदा है। एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई तौर पे भी ऐसा हुआ है। जो हमारे साथ शख्सियत बैठी है, हम आपको इनकी इंट्रोडक्शन इन्हीं की ज़बानी देंगे, लेकिन उसके बाद जो कहानी है आप इस कहानी को पूरा देखेंगे शायद आपको भी पूरा महसूस हो जाएगा कि वाकई इंसानियत क्या होती है। आपका वेलकम है। पहले हम अपने नाज़रीन को आपकी इंट्रोडक्शन देंगे आपकी ज़बानी। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। मैं शिव ग्वालानी जी छत्तीसगढ़ रायपुर से आया हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी कविता हैं, ये वहाँ कारपोरेटर रही हैं। अभी मैं एक लेखक के रूप में मुझे लोग साहित्यकार के रूप में जानते हैं। विगत 10 वर्षों से मैं किताबें लिख रहा हूँ और आज जो मेरे हाथ में आप ये किताब देख रहे हैं इसका टाइटल है दास्तान कश्मीर। और दास्तान कश्मीर ये जो मैंने जो ये बुक मैंने जो लिखी है ये केवल कोई फिक्शन नहीं है। मैं उपन्यासकार हूँ, बहुत सारी किताबें चलती हैं, मैं भी लिखता हूँ, आपने भी पढ़ी होंगी, लेकिन ये कहानी एक सच्चाई पर आधारित है। आज से 40 साल पहले 19 जून 1985 पे हमारी जब शादी हुई थी, हम लोग कश्मीर में अपने एक मित्र के साथ में यहाँ हनीमून पे आया था। एक दिन में हमने जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और वहाँ से हमको एक ड्राइवर मिला, टैक्सी एम्बेसडर थी उसके पास, उसका नाम था शफी मोहम्मद खान। शफी मोहम्मद खान से हमारा करार हुआ कि वो हमें पूरा कश्मीर घुमाएगा और फिर वापस हमें जम्मू छोड़ करके आएगा। हम उसके साथ कश्मीर आए। 20 दिन हमने पूरा का पूरा कश्मीर घूमा। उसमें हमने पहलगाम, दूध पथरी, गुलमर्ग, लोकल कश्मीर, यहाँ जितने भी गार्डन हैं, श्रीनगर, इसमें करीब करीब हमको गुरेज वैली, ये सारे के सारे हमको घूमने में 20 दिन लग गए। जब 20 दिन हो गए तो शफी भाई ने मुझसे कहा कि भाई साहब, आप जब से आए हैं केवल ये वादियां घूम रहे हैं, हिंदुओं के भी सारे मंदिर गए हैं, आप हम मुस्लिम जो कि ये कश्मीर में आप आए हैं तो आप हम लोगों की दरगाह और मस्जिद पे क्यों नहीं चल रहे हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे पता नहीं है शफी भाई, आप बताओ कहाँ चलना है, हम आपके साथ जरूर चलेंगे। तो साहब आज से 40 साल पहले 1985 में हम लोग हजरत बल दरगाह, शरारे शरीफ, श्रीनगर की जो जामा मस्जिद, वहाँ अनंतनाग की जामा मस्जिद और इसी तरीके से जो भी और मुस्लिम यहाँ पे दरगाहें और मस्जिदें हैं, हमने 3 दिन में शफी भाई के साथ वो सब घूमी। 23 दिन के बाद में शफी भाई एक दिन अपनी पत्नी को और अपनी बिटिया को लेके हमारे पास आए। हम लोगों ने एक जगह बैठ करके हम लोगों ने पिकनिक बनाई और तब शफी की जो पत्नी है, भाभी माँ ने हमसे कहा कि भाई साहब, आपसे तो इतनी मोहब्बत हो गई है, शफी भाई हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, हम भी आज आपके पास आए हैं, तो आप हमारे घर चलिए और होटल छोड़ दीजिए। देखिए साहब, 1985, मेरी उम्र 21 साल, मेरी पत्नी की उम्र 19 साल और हमें न्योता दावत मिल रही है कि हम होटल छोड़ के घर चले जाएं। हालात जिस तरीके से दिमाग में भरे जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हमको जाना चाहिए। लेकिन फिर हम लोगों ने दो दोस्तों ने और हम लोगों ने देखा कि आंखें जो है साहब, मोहब्बत जो है आंखों में दिखाई देती है, न तो वो किताबों में होती है न कहानियों में होती है। हमें जो आंखें दिखाई दी उसमें हमें असीम मोहब्बत दिखाई दी और आप यकीन करिए साहब, हमने होटल छोड़ दिया और हम शफी भाई के घर गांव उसके रहने के लिए चले गए। उसने पूरे गांव को दावत दी। ये भी ठीक है, ऐसा कई लोगों के साथ होता होगा, आप भी कहेंगे कि ये तो सामान्य सी घटना है। निश्चित रूप से हम रात में वहां रहे, फिर शफी भाई हमको छोड़ने के लिए जम्मू आए। कहानी यहाँ से शुरू होती है साहब। जब जम्मू हम पहुंचे उस समय एम्बेसडर कार का 550 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया हुआ करता था। जब मैंने पैसे निकाल के शफी भाई को दिए तो शफी भाई ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया, मुझसे कहा मैं पैसे नहीं लूंगा। जब हम दावत पे उनके घर गए तब हमें पता चला शफी भाई एक ज्वेलर की संतान है और पारिवारिक तकलीफ या पारिवारिक झमेलों के चलते वो टैक्सी चला के अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैंने शफी से कहा, शफी भाई आप तो भावुक हो रहे हो,
भावुकता में जीवन थोड़ी चलेगा, आप हमसे पैसे लीजिए। तो मैंने उससे कहा देखो आप भावुकता में आ रहे हो, आप कम से कम खर्चे पानी के पैसे ले लो। तब शफी भाई ने कहा कि देखो शिव भाई इस तरीके की बातें मत करो। तब मेरे दोस्त ने खर्चे पानी के पैसे निकाल के उसके हाथ में जबरदस्ती दिए। तब शफी भाई ने मुझसे कहा कि शिव भाई सुनो, ये जो पैसे जिद करके आप हमको दे रहे हो ना, तो एक बात समझ लो, हम कश्मीरी मुसलमान हैं और हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में, हमारी शरीयत में, हमारी हदीस में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि यदि आप किसी भाई की मदद करते हैं, किसी भाई की सेवा करते हैं, किसी भाई को खाना खिलाते हैं, उसके दुख में उसके साथ शामिल होते हैं, उसकी सभी किसी भी प्रकार की तकलीफ में शरीक होते हैं, और उसके बाद आप उस शरीक होने के बाद में आप उनसे पैसे लेते हैं, उजरत में किसी भी प्रकार की चीज लेते हैं, तो पक्का मानिए कि आपको जन्नत तो बहुत दूर की चीज है, अल्लाह ताला कहते हैं तुमको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा शफीक भाई तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो, आखिर जीवन ऐसे कैसे चलेगा? तो शफीक भाई ने मुझसे कहा देखो शिव भाई, आप जब हमारे घर चले, आपने मेरी अम्मी के पैर छुए और कहा ये मेरी माँ के पैर छुए और कहा ये मेरी अम्मी है, मेरे पिताजी के पैर छुए और आपने कहा मेरे अब्बू हैं। बोले ये बहन कविता जो है ये मुझे कहती हैं कि मुझे आपके अंदर मामा दिखाई दे रहा है और आपके घर में ऐसा लग रहा है मैं अपने ननिहाल में आई हूं। जब आप अपने ननिहाल में आए हो, अपने परिवार में आए हो, तो पैसा कहां से आ गया शिव भाई? और मेरे जिद करने के बाद उन्होंने कहा चलो यदि आपको ऐसे ही लगता है तो एक काम करो, आप अपने जूते उतारो और उसके बाद पैसे देने के बाद मुझे 2 जूते भी मारो, ताकि जब मैं अल्लाह ताला के पास जाऊं मरने के बाद तो अल्लाह ताला से कह सकूं कि या अल्लाह ये जो गुनाह की मेरे से हुआ है इसकी सजा मुझे शिव भाई ने दे दी, आप मुझे इस गुनाह की सजा मत देना। सोचिए भाई साहब, आज से 40 साल पहले पैसे के बिना जब जिंदगी कितनी कठिन होती थी, वो इस तरीके की बातें कहे। बात पैसे की नहीं है भाई साहब, ये मोहब्बत की और इसकी बात थी। हम वहीं रोने लग गए। सर यहाँ पे मैं मुदाखलत करना चाहूंगा कि ये बताइए कि जब यहाँ पे आप आए थे खाली घूमने, जी, घूमने के बाद आप एक ऐसी कहानी लेके गए दिल में जी, जो कभी आज तक आप भूले नहीं। जी, ये पहले साफ जाहिर लगता है कि जो आजकल की दुनिया है, एक गलत तासुर दिया जाता है एक कश्मीरी के खिलाफ, जी, लेकिन आपने वाकई तौर पे देखा होगा कि कितनी मोहब्बत और उल्फत है एक कश्मीरी के दिल में, जी, चाहे हिंदू हो चाहे कोई और हो। हमारा मजहब एक है, आपका मजहब एक है, लेकिन वो दोनों चीजें छोड़ के जी जो शफी भाई ने छाप आप पे लगा दी वो आप अभी तक बोले नहीं। नाज़रीन, अभी ये कहानी अधूरी है। इस अधूरी कहानी का एक और अहम हिस्सा जो है वो अब सुनाने जा रहे हैं। ये कि जब इन्हें ये शौक पड़ा, जब हालात खराब हो गए, हालात खराब होने के बाद इन्हें लगा कि शफी भाई जो है मेरा एक भाई है, वो मुझसे बिछड़ गया, हालात वादी कश्मीर के ठीक नहीं है। इन्होंने चाहा कि मैं वादी कश्मीर आ जाऊं और किसी भी हालत में शफी भाई से मिलो। इसके आगे कहानी क्या है आप भी शायद रो पड़ेंगे कि किस तरह की इन्होंने स्ट्रगल की और किस तरह ये वादी कश्मीर पहुंचे। उन हालात में सिर्फ एक दिल में ये चाहत थी कि मैं शफी भाई से एक बार कम से कम मिलो। सुनते हैं आगे की कहानी। जी भाईजान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालात, उसके बाद मैं चिट्ठियां लिखता रहा शफी भाई को, ट्रंक कॉल पे बात होती थी। हालात यहाँ खराब हो गए, मैं अपनी चीजों में उलझ गया, मेरे पिता साहब इंतकाल फरमा गए, यहाँ हालात खराब हो गई और मैं शफी भाई से दोबारा मिल नहीं सका। 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 3 महीने के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहां मैंने किताबें लिखनी शुरू की और जब मैंने किताब लिखी तो मैंने इसी असली कश्मीरियत के ऊपर, इस मोहब्बत के ऊपर, इस रूमानियत के ऊपर मैंने अपनी किताब में एक चैप्टर लिखा। और उस किताब की जब लॉन्चिंग हुई तो मुझे लगा कि अगर इस संसार में मुझे किसी व्यक्ति से इस दौरान जो मैं बहुत संकट से, मौत से बच के निकला, मुझे मिलना है तो मुझे अपने उस मित्र शफी भाई से मिलना चाहिए। तो यहाँ के हालात तो साफ खराब थे। मुझे मेरे सभी साथियों ने कि मैं कांग्रेस के हमारे सब नेताओं ने, मंत्रियों ने भी कहा कि कश्मीर मत जाओ, लेकिन साहब मैं सबको दरकिनार करके मेरे दिल में जो मोहब्बत थी, दोस्ती थी, मैं शफी को तलाश करने सन 2022 के सितंबर में मैं यहाँ आ गया। और वाकई में यहाँ आने के बाद जब लोगों को पता चला, जब यहाँ की LIB को पता चला कि मैं किसी को खोजने आया हूँ, मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, तो उन्हें बड़ा संदेह हुआ, क्योंकि घाटी में इस तरीके की गतिविधियों पे उनकी नजर रहती है। तब उन्होंने मुझे, कविता को और मुझे डल झील के किनारे रोक लिया, लंबा इंटरोगेट किया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सच कह रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर रात में 2-3 घंटे इंटरोगेट करने के बाद मुझे छोड़ा। लेकिन साहब मेरे पास सिर्फ नाम था शफीक और ये पता था कि वो एक ज्वेलर के बेटे हैं।
40 साल बाद मैं कैसे खोजूं उनको साहब। उनको बहुत मुश्किल हुई मुझे खोजने में। आखिरी में मेरे भगवान का, अल्लाह ताला का, और फिर जब उसको पता चला मैं 40 साल बाद खोजने आया हूं, तो वो तो साहब हवा में उड़ते हुए मेरे पास आया। मैं फिर से उसके घर गया, वहां हम रहे। भाभी माँ सलामत मिली, एक बेटी है उनको, एक बेटा है उनको। सारी दास्तान जो समय हम लोग किया करते थे, फिर डल झील के किनारे में हम लोग रात रात भर जग करके इस बात को किए। और जब ये कहानी लोगों को पता चली, यहाँ के अखबार कश्मीर उज़्मा वगैरह में छपी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, ये कहानी सुन के जब उन्होंने मुझे बुलाया, उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं असली कश्मीरियत यही है, मोहब्बत यही है, लेकिन लेखक पिछले 20 साल से हमारे कश्मीर में जो नफरत की बातें पूरे देश में चल रही हैं, उसके बीच में ऐसा लग रहा है कि तू महकता हुआ फूल लेके आया है। बोले मैं वाकई में तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तूने असली कश्मीरियत पे ये किताब लिखी है। और भाई साहब मैं आपको बताऊं, मेरे पास फारूक साहब 3 महीने के बाद में स्पेशल चार्टर प्लेन से उड़ करके छत्तीसगढ़ आए, सिर्फ इसलिए कि मैंने असली कश्मीरियत पे वो किताब लिखी है, उस मोहब्बत की दास्तान पे लिखी है। मेरा शुक्रिया अदा करने आए फारूक अब्दुल्ला साहब। और आज इस किताब की शक्ल में मैंने उस कहानी को, इसमें तो सिर्फ एक चैप्टर था, अब ये कहानी पूरा मूर्त रूप ले चुकी है। इसकी पूरी बुक बन रही है, इसकी लॉन्चिंग आज फारूक साहब ने की है। और मैं तो यहाँ जब से आया हूँ, मीडिया से भी मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ साहब, असली कश्मीरियत यही है, असली मोहब्बत यही है, असली प्यार यही है। मीडिया में और पूरे देश में जो दूसरी बातें चलती हैं, उन्हें साहब आप भूल जाइए। कश्मीरी लोग बहुत प्यारे होते हैं, वो अपनी जान दे देंगे साहब आपके लिए। आप चिंता मत करें, आप वापस कश्मीर आए। ये कश्मीर की जन्नत जो है हम ही लोगों के लिए है। 19 तारीख को साहब हमारी 40वीं सालगिरह थी, लेकिन मैं यहाँ पे सालगिरह में मुझे वो खुशी नहीं मिल रही थी साहब। मैं गया सबसे पहले पहलगाम बेसरन घाटी, मुझे घाटी जाने को नहीं मिला। वहां जो नदी थी, हम हिंदू हैं, मैंने नदी में जल लेकर के उन आत्माओं को अर्पण किया, उनके लिए मैंने प्रार्थना की ईश्वर से। फिर मैं वहां से चला गया। वो जो एक मुस्लिम भाई भी शहीद हुए, उनके परिवार से मैं मिलने के लिए गया। वो पहलगाम से 25 किलोमीटर नीचे, और एक वो जगह थी हापट, वो नाम मैं भूल रहा हूं, वहां हम गए। उस परिवार से साहब हम मिले, इतनी मोहब्बत साहब उस परिवार में। और जब उन्होंने कहानी पूरी सुनी, तो मेरे से अब्बू ने कहा, मेरी बहनों ने कहा, भाई यहाँ हमसे पूछने बहुत लोग आए हैं, लेकिन आपके जैसा हिंदू, आपके जैसा भाई कोई नहीं आया, आप हमारे घर पे रहो। मैंने उनसे वादा किया कि बहन मैं अगली बार पूरे परिवार के साथ आऊंगा तो आपके पास आकर के मैं रहूंगा। ये मोहब्बत है साहब। मैंने तो वहां अब्बू से कहा कि एक दिन जाना सभी को है। आपका बेटा जो शहीद हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए शहीद हुआ है, ये मौत तो बहुत कम लोगों को अब्बू हासिल होती है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में, स्वर्ग में उनको जगह देंगे। मैं आंखों में आंसू के अलावा आपको और कुछ नहीं दे सकता हूं, यही मैंने अब्बू से कहा। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो असली कश्मीरियत है, असली भाई हैं, वो यही हैं। आप किसी भी प्रकार की गलतफहमी में न रहें साहब। पूरे देश में इसी दोस्ती की जरूरत है, इसी तरीके के संदेश की जरूरत है साहब। आप आइए, मेरे इन सब कश्मीरी भाइयों से मिलिए, देखिए क्या मोहब्बत है यहाँ। इतना ही कहना चाहता हूँ सर। एक बात जरूर और को आपसे पूछने की जहमत करूंगा कि फारूक अब्दुल्ला जिनके साथ जिन्होंने आपकी किताब देखी, और उस किताब में जो उन्होंने हकीकत देखी, उस हकीकत ने छाप डाल दी फारूक अब्दुल्ला पे भी। ये बताइए कि आपकी किताब जो है, इसमें आज फारूक अब्दुल्ला से भी आपकी मुलाकात हुई, थोड़ा सा तफसील बताइए कि फारूक अब्दुल्ला भी, उनकी भी कितनी चाहत थी कि आपकी किताब जो है उन तक पहुंचे और वो सभी के सामने इस किताब को पेश करें। देखिए साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब तो उनकी आत्मा अंदर तक हिली हुई हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुझसे कहा, शिव पूरे देश में नफरत की फिल्में बन रही हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरल टाइम्स हो, बयार यही चल रही है। ये जो असली मोहब्बत की कहानी है, जो रियलिटी है, इस पे तो फारूक साहब का ये कहना था कि इसी कहानी को पूरे देश में चलना चाहिए, इस पे सीरियल बनना चाहिए, इस पे फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि आज इस देश को इस सच्ची मोहब्बत की जरूरत है। ये असली मोहब्बत मिलेगी शिव लेखक, तब हमारा देश जो है उस असली मुकाम को हासिल करेगा जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है कि इस देश में सभी भाषाएं, सभी तरीके की जातियों के लोग रहते हैं। उन्होंने तो मंशा जाहिर की है कि इस कहानी के ऊपर में एक फिल्म बननी चाहिए। हो सके तो इस दोस्ती की कहानी पे जो भी फाइनेंस होगा वो मैं करूंगा, ये भी उन्होंने मुझसे वादा किया है। सर, भाभी जी भी बैठी है, ये कहानी बिल्कुल अधूरी लगती है अगर ये बात ना करें। इनसे भी जानना चाहेंगे कि
क्या महसूस किया आपने? आप सिर्फ वादी कश्मीर नहीं आई होंगी, वादी कश्मीर से भी बाहर आपने देखा होगा कि क्या माहौल है। आपको क्या डिफरेंट लगा वादी कश्मीर और बाकी लोगों में, क्या डिफरेंट लगा आपको, ये बताइए, थोड़ी सी वजाहत करें इसमें। कश्मीर तो मुझे शुरू से ही पसंद है और यहाँ के लोग भी शुरू से ही, जब हम 85 में ही आए थे ना, उस समय मेरी उम्र तो कुल 19 साल थी, पर मैंने इनको उस टाइम ही बोला था कि यहाँ के लोगों में बहुत प्यार दिखता है। ये किस्सा तो बाद में हुआ, पर उसी टाइम ही मुझे लग रहा था कि बहुत प्यार है। रात को अकेले घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है। और जबकि उस समय पंजाब में आतंक था, वहां से क्रॉस होते हुए कश्मीर आना और कश्मीर में ये सब, पर बहुत ही प्यार दिखा उस समय। और अब तो बहुत दिख ही रहा है, जिस समय 3 बार 4 बार आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे, पर यहाँ के लोगों में बहुत प्यार है, मोहब्बत है और बहुत सीधे दिल के लगते हैं, प्यारे दिल के लगते हैं। जो शफी साहब की मिसेस है या उनके घर वाले हैं, आपकी मुलाकात उनसे भी हुई, तो क्या महसूस किया आपने? क्या वाकई तौर पे आपको ये लगा कि मैं अपनी फैमिली में बैठी हूँ, कोई डर नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं, क्या लगा आपको? बहुत प्यारा माहौल लगा जब मैं गई। अब तो सबकी एज हो गई, मैं खुद 60 के आसपास हो गई, भाभी जी भी मेरे से 1-2 साल बड़ी हैं, लेकिन जब उनके घर में गई ना, तो ऐसे लग रहा था कि वही पुराना और अपनापन लग रहा था। जब शफीक भाई ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा ना, तो मैं इनको बोली कि मेरे को ऐसे लगा जैसे एक पिता या बाप सर पे हाथ रखता है ना, वैसा मुझे अनुभव हुआ। उस फील को मैं आज भी महसूस करती हूँ कि जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, तो मुझे तो बहुत ही अपनापन लगा। उस 85 से भी ज्यादा अभी ये अपनापन लगा, मैं बयान नहीं कर सकती। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अब की बार जब आप यहाँ पे आए, शफी साहब से मुलाकात हुई कि नहीं? देखिए, मैं 19 तारीख को मेरी बात हुई थी फारूक साहब से, लेकिन अचानक कुछ कंडोलेंस हो गया तो वो 2 दिन वहां से यहाँ से चले गए, और मेरी शफीक साहब से अभी मुलाकात होने वाली है। मैं भी फिर जब यहाँ आया, आप उन्हें मिले बगैर नहीं जाएंगे? सवाल ही नहीं होता है साहब, उनसे मिले बगैर तो मेरी कश्मीरियत अधूरी है। लेकिन मेरे मन में था कि मैं पहले उस बैसरन घाटी में जाऊं, पहले मैं उस अपने भाई से जाकर के मिलूं। तो एक दिन मैं पहले वहां पहलगाम गया, फिर कल भी इसी तरीके की परिस्थितियां रही, तो कल मैं फिर सोनमर्ग गया, और अभी शफीक भाई मेरे पास पहुंच गए होंगे कार लेकर के। अभी मैं सीधे उनके घर जाने वाला हूं, और वहां जाकर के मेरी दावतें चाय और रात का मेरा जो डिनर है शफीक भाई के परिवार में बहनों के साथ में है। उनसे मिले बगैर जब से मैं यहां से गया हूं साहब, अभी जब 40 साल के बाद जब ये किताब मैंने छपी है, हर ईद पे, हर दिवाली पे हम अब एक दूसरे से बात करते हैं। वो मुझे दिवाली की बधाई देते हैं, मैं उन्हें ईद की बधाई देता हूं। बिना शफी के कश्मीर अधूरा है साहब, उनसे मिले बगैर कैसे जा सकते हैं। नाज़रीन, ऐसी कहानी जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी, ये कोई कहानी नहीं है, ये सारा कुछ ज़मीनी सतह पे हुआ है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जितना भी आपको खर्चा हो जाएगा, ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी एक फिल्म बन सकती है। मुझे लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर साहिबान जो है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर जो है हिंदुस्तान के, अगर वाकई तौर पे इस कहानी पे ज़रा सा गौर करेंगे और इसको एक हकीकत का रूप देंगे। शफी साहब के बगैर ये महफिल थोड़ा सा अधूरी लगती है। काश हमारे पास अगर ये कहानी मैंने पहले सुनी होती, तो मैं कुछ कोशिश करता कि शफी साहब से भी किसी भी तरीके से राब्ता कायम करके उन्हें बिठा देता। ऐसी हस्तियां बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जो इस तरह की इंसानियत का सबूत देते हैं, यानी कि आप देख लीजिए कि एक छाप पड़ी इनके दिलो दिमाग पे, और 40 साल के बाद ये अपने दोस्त को ढूंढने निकले, और इन्हें तभी तसल्ली मिली जब इन्होंने अपनी आंखों से वो कुंबा, वो परिवार, वो फैमिली दोबारा देखी, तो इन्हें ये खुशी नसीब हुई। इनका कहना है कि मुझे एक्सीडेंट हुआ। ये बात गौरतलब है कि मेरा हादसा हुआ, हादसा होने के बाद मेरी एक ही आरज़ू बाकी अब रह गई थी कि इन्हें यकीन नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ना करे कि मुझे कुछ हो गया, बिना शफी साहब को देखे मैं अधूरा चला जाऊंगा। इससे कहते हैं इंसानियत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और इसको आप पूरे कश्मीर में सभी जगह आप दिखाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहूंगा कि मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में फैले। भाई साहब, ये वादी कश्मीर के लिए मिसाल नहीं है, वादी कश्मीर के लोगों के बाहर जितनी भी वादी से बाहर स्टेट्स है इंडिया की, ये उनके लिए पैगाम है। वादी कश्मीर के लोग ऐसे ही है और हमेशा आपको ऐसे ही मिलेंगे। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत, अल्लाह निगहबान।